आज के इस लेक्चर में हम मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर बात करने वाले हैं। हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था कि मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू जो है आरबीआई इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है, बट उसके अंदर भी तो कुछ ऐसी चीजें आती होंगी जिसकी वजह से वो कंट्रोल करता है। तो यस, उसके अंदर आते हैं आपके सीआरआर, एसएलआर, रिवर्स रेपो रेट, ये सारी चीजें आती हैं। ये किस तरीके से इफेक्ट डालती हैं इन्फ्लेशन पे, डिफ्लेशन पे, किस तरीके से ये कंट्रोल करे जाते हैं दोनों चीजें आरबीआई के थ्रू, वो सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे। अगर जो टाइम मिला तो हम ये भी देखेंगे कि करंट आरबीआई की एक बार वेबसाइट विजिट करके कि करंट रेट क्या चल रहा है इन चारों चीज़ों का। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, एज यू नो माय नेम इज़ रवि राणा एंड यू ऑल आर वाचिंग योर यूट्यूब चैनल आर गुरुकुल। मॉनेटरी पॉलिसी से पहले एक बार हम कमर्शियल बैंक्स के बारे में बात कर लेते हैं। वी ऑल नो दैट कि कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो कैसे? कमर्शियल बैंक्स जो हैं, आरबीआई सारी चीज़ें गाइडलाइंस कमर्शियल बैंक्स को भेजती हैं, कमर्शियल बैंक पीपल के थ्रू करते हैं। अब सेकंड जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कमर्शियल बैंक्स के पास क्या होता है, पीपल, जनरल लोगों की, जनरल पीपल्स की जो है सेविंग्स होती हैं। आप कहाँ पैसा सेव करते हैं? आप अपना सेविंग अकाउंट में सेव करते हैं। उस पैसे का यूज़ करके ये कमर्शियल बैंक जो हैं वो थर्ड पार्टी को एज अ लोन प्रोवाइड करा सकते हैं। थर्ड चीज़ यहाँ पे क्या है, कमर्शियल बैंक कैसे अर्न करते हैं? कमर्शियल बैंक आपकी मनी को तीसरे पर्सन को, मतलब यहाँ ये हो गया कमर्शियल बैंक, ये आप हो गए, तो आपने क्या करा, कमर्शियल बैंक को पैसे दिए, ठीक है, उसी पैसों का यूज़ करके कमर्शियल बैंक जो है थर्ड पार्टी को दे देता है एज अ लोन। अब यहाँ पे अर्निंग कैसे होती है? लोन जो है वो 13 से 14% पर एनम के अप्रॉक्स जाते हैं एंड हमें सेविंग अकाउंट पे कितना मिलता है? हम सबको पता है कि 6 से 7% मिलता है। तो 13 और 6 कितना है दोनों के बीच डिफरेंस? 7% का। तो 7% जो होता है वो आपके कमर्शियल बैंक की इनकम होती है। अब करोड़ों में जो है सेविंग अकाउंट में पड़े होते हैं पैसे, करोड़ों में ही पैसे जो है लोन पे लिया करते हैं। लोन आप यही मत सोचिए, पर्सनल लोन को लेके मत चलिए। पर्सनल लोन हो गया, हाउस लोन हो गया, कार लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, कई तरीके से जो है पैसे जनरल पब्लिक निकाल लेती है। तो उस सभी चीजों पे इंटरेस्ट लगता है जो कि एक तरीके से कमर्शियल बैंक की इनकम होती है। इस तरीके से कमर्शियल बैंक अर्न करता है। अब आप में से किसी के माइंड में डाउट आ रहा होगा कि सर मान लीजिए कि जितने लोगों ने सेविंग अकाउंट में पैसा सेव करा था, अब उन सभी लोगों को ज़रूरत पड़ गई, उन्होंने निकाल लिए अपने सेविंग अकाउंट में से, तो कमर्शियल बैंक कैसे उन्हें प्रोवाइड करवाएगा? तो ये सारी चीज़ें जो है आरबीआई भी समझता है, तभी उन्होंने सीआरआर इंट्रोड्यूस करा। सीआरआर क्या है? कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो का मतलब क्या होता है? कमर्शियल बैंक का जो है जितनी उनके पास अमाउंट पड़ा हुआ है उसमें से वो पर्टिकुलर रेशो जो है उन्हें रिजर्व करवानी पड़ती है। किस फॉर्म में? कैश फॉर्म में। मान लीजिए आपने जो है कमर्शियल बैंक के पास 100 रुपीज रखे, आरबीआई बोल रहा है कि हमें जो हमारा सीआरआर जो है वो 4% का है। 100 रुपीज पे 4% कितना हुआ? आपका 4 रुपीज। तो 4 रुपीज जो है आप एज अ सीआरआर 100 रुपीज में से साइड में से निकाल के रख दोगे। ये सीआरआर जो है वो कमर्शियल बैंक अपने पास नहीं रखता, आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आरबीआई के पास सेंड करना पड़ता है। इस सीआरआर के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करता आरबीआई, ठीक है। अब आपके 100 रुपीज में से कितने बचे? 96 रुपीज, क्योंकि 100 रुपीज में से 4 रुपीज तो आरबीआई के पास चले गए एज अ इमरजेंसी टाइम के लिए, ठीक है। सेकेंड क्या होता है, क्योंकि देखो इमरजेंसी कभी भी बुला के नहीं आती कि छोटी आएगी या बड़ी, तो उस चीज के लिए आरबीआई ने जो है एक और लेयर बना रखी है ताकि अगर जो कोई बड़ा इशू आता है तो उसको आराम से टैकल करा जा सके। नेक्स्ट जो लेयर है उसका नाम है आपका एसएलआर। एसएलआर मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। यहाँ पे क्या है, आरबीआई बोलता है इस रेशो पे अकॉर्डिंग आपको 100 रुपीज जो आपके पास सेव थे, सीआरआर निकालने के बाद जो रुपीज बचे हैं उनमें जितना मैं बोल रहा हूँ उस रेशो के अकॉर्डिंग आपको अपने पास एज अ लिक्विड कैश रखना है या फिर एसेट रखना है। एसेट भी 3 तरीके के हैं। पहला तो आपका कैश हो सकता है, और भी कई तरीके के हैं, आपका रियल एस्टेट हो सकता है, बट रियल एस्टेट में लिक्विड एसेट नहीं बोला जा सकता, क्योंकि अगर जो मान लीजिए आपने रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो वो जल्दी से तो सेल होगा नहीं, एंड जब आपकी प्रॉब्लम आएगी कमर्शियल बैंक के पास तो उसे लिक्विड फॉर्म में पैसा चाहिए होगा, ठीक है। तो इसीलिए 3 चीज़ें बोली हैं उसने।
आरबीआई ने बोला कैश की फॉर्म में रखो या गोल्ड की फॉर्म में रखो। गोल्ड क्या है, आपका जल्दी से कन्वर्ट हो सकता है कैश में। मान लीजिए आपने कल 50,000 का परचेज करा और 60,000 हो जाता है कल, और इमरजेंसी भी आ जाती है, तो उन्होंने 60,000 में कमर्शियल बैंक ने सेल कर दिया, 10,000 का कमर्शियल बैंक का प्रॉफिट भी हो गया, क्योंकि गोल्ड जो है वो आपका इजीली कन्वर्टेबल भी है लिक्विड फॉर्म में। थर्ड क्या है आपका, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आते हैं। गवर्नमेंट जो है बॉन्ड्स इशू करती है, जिसको परचेज करने के बाद वहां पे इन्वेस्ट, वो भी एक लिक्विड फॉर्म में जल्दी से कन्वर्ट हो जाता है। तो आरबीआई बोलता है कि एसएलआर जो है आपको ये निकालना पड़ेगा। अब वो आपकी इच्छा है कि वो किस फॉर्म में रख सकते हो। सेकंड, थर्ड चीज जो है, इससे क्या है, कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो एसएलआर अपने पास सेव रखते हैं। सीआरआर क्या था, आरबीआई के पास सेव करा था, बट एसएलआर जो है कमर्शियल बैंक ने अपने पास रखा हुआ है। बट कमर्शियल बैंक जो है एसएलआर में से लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये इनके पास ही रहेगा फॉर इमरजेंसी पर्पस के लिए। तो डिफरेंस देख लेते हैं एक बार हम सीआरआर और एसएलआर में, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। सीआरआर आरबीआई के पास रहता है, एसएलआर कमर्शियल बैंक के पास रहता है। सीआरआर पे कोई इंटरेस्ट पे नहीं करता आरबीआई, एसएलआर के ऊपर इंटरेस्ट आ सकता है। अगर जो मान लीजिए कैश की फॉर्म में रखा है तो वो ज़्यादा कुछ खास नहीं होता, उस पर कुछ नहीं मिलता, बट अगर जो गोल्ड में इन्वेस्ट करा है प्रॉफिट बना लिया। थर्ड आपका गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो सकते हैं, उसके ऊपर भी जो है गवर्नमेंट इंटरेस्ट देती है। इस तरीके से कमर्शियल बैंक की इनकम भी हो जाती है। दोनों चीजों में सिमिलर क्या है, सीआरआर जो है वो भी इमरजेंसी पर्पस के लिए यूज करा जाता है, एसएलआर जो है वो भी इमरजेंसी पर्पस के लिए यूज करा जाता है। अब यहाँ पे क्या था, मैंने जो फर्स्ट में एग्जांपल लिया था कि 100 रुपीज थे, उस 4 रुपीज सीआरआर में सेव करने पड़े आरबीआई के पास। आरबीआई ने बोल रखा है कि 4% जो है मैं एसएलआर पे भी लूंगा, मतलब कि 4% आपको एसएलआर भी साइड में रखना पड़ेगा। 96 रुपीज पे आपका 4% कितना हुआ, 3.84 अप्रोक्स होगा। मैं 4 रुपीज मान के चल रहा हूँ। अब 96 में से 4 रुपीज गए तो आपके 92 रुपीज बचे। ये जो 92 रुपीज हैं, कमर्शियल बैंक इन्हीं 92 रुपीज को लैंड कर सकता है, एज अ लोन प्रोवाइड करा सकता है पब्लिक को। इसी 92 रुपीज में से जो है कमर्शियल बैंक को अर्न होगा। बट वो जो 8 रुपीज हैं, 4 सीआरआर के, 4 एसएलआर के, उनको कमर्शियल बैंक टच भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपके इमरजेंसी पर्पस के लिए हैं। तो यहाँ पे सीआरआर और एसएलआर एक टाइप से खत्म हो गए। अब नेक्स्ट आते हैं रेपो रेट पे। रेपो रेट के अंदर क्या होता है, कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो आरबीआई से लोन लेते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। जिस रेट पे आरबीआई लोन प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक को, उसे रेपो रेट बोलते हैं। ये रेपो रेट जो होते हैं वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं एज पर मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन क्या चल रही है, इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, ये सारी चीजें आरबीआई खुद संभालता है। अब नेक्स्ट आता है आपका रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स नाम से ही समझ आ रहा है, मतलब कि उल्टा। रिवर्स रेपो रेट का उल्टा। कमर्शियल बैंक जो है वो आरबीआई को लोन देता है, जिस रेट पे वो आरबीआई को लोन देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। यहाँ पे ये मत समझना कि कमर्शियल बैंक अपने हिसाब से रेशो डिसाइड करेगा। यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट का जो रेशो है वो आरबीआई ही डिसाइड करता है। अब ये सारी चीजें आप कहोगे कि पहली चीज तो ये बताइए सर, आरबीआई बैंकों का बैंक, पप्पा बैंक, उसे भी लोन लेने की जरूरत पड़ेगी, वो भी कमर्शियल बैंक से। तो ये जो लोन होता है ना, क्योंकि आपको पता है आरबीआई ऐसा तो है नहीं कि वो किसी और को लोन देगा। आरबीआई जो है वो मार्केट की कंडीशन को स्टेबल करने के लिए, मार्केट में सप्लाई, मनी सप्लाई को रोकने के लिए कमर्शियल बैंक से जो है लोन लिया करता है। मान लीजिए इन्फ्लेशन चल रहा है, इन्फ्लेशन में हमने कल क्या पढ़ा था, इन्फ्लेशन कब होता है, जब मनी सप्लाई मार्केट में ज्यादा होती है। मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा होगी, लोगों के पास पैसे होंगे, तो वो क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। हमें पता है प्रोडक्शन जो है लिमिटेड है, क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है, तो प्रोडक्शन की सप्लाई भी लिमिटेड आने वाली है। बट डिमांड जो है वो अनलिमिटेड है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से प्राइस हाई हो जाएंगे, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जो है मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करता है। किस तरीके से, रिवर्स रेपो रेट का जो है इंटरेस्ट हाई कर देता है। मान लीजिए पहले जो है 6% या 8%, हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं, मान लीजिए रेपो रेट का जो था वो 4% हुआ करता था। बट अब आरबीआई सोचता है कि भाई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, तो 4% से 8% कर देगा। अब कमर्शियल बैंक खुद सोचेंगे कि यार मैं क्रेडिट कार्ड पे जनरल पब्लिक को लोन दे रहा हूं, उस पे भी इतना नहीं आ रहा जितना मेरे को आरबीआई दे रहा है। तो वो क्या करेगा, अपना ज्यादा से ज्यादा शेयर, कमर्शियल बैंक जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर जो है, पैसे जो हैं, वो एज अ रिवर्स रेपो रेट के अकॉर्डिंग उन्हें लैंड कर देगा। इससे क्या होगा, उन्हें रिवर्स रेपो रेट के अकॉर्डिंग जो है इंटरेस्ट मिलेगा कमर्शियल बैंक को। कमर्शियल बैंक को तो फायदा चाहिए, बेनिफिट चाहिए। अब वो किसी से भी आए, जनरल पब्लिक से आए या आरबीआई से आए, तो वो अगर जो आरबीआई के पास अपने पैसा भेज देगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी,
मनी सप्लाई कैसे कम हो जाएगी? कमर्शियल बैंक के पास पैसे ही नहीं है क्रेडिट कार्ड के थ्रू पैसे पे करने के लिए, पर्सनल लोन प्रोवाइड कराने के लिए, कार लोन देने के लिए, होम लोन देने के लिए। तो इस तरीके से क्या है, जनरल पब्लिक उनसे फिर डिमांड नहीं कर पाएगी कमर्शियल बैंक के पास। वी ऑल नो दैट कि पैसा ही नहीं है क्योंकि आरबीआई को दे दिया रिवर्स रेपो रेट के थ्रू। तो इस तरीके से इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल हो जाएगा। तो इस हिसाब से आरबीआई जो है रिवर्स रेपो रेट के अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया करता है कमर्शियल बैंक से। सो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन किस तरीके से कंट्रोल होती है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। अगर जो आपने इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को नहीं समझा है तो आप मेरा लास्ट लेक्चर देख सकते हो, उसमें मैंने डीपली बात कर रखी है। तो चलो शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब मान लीजिए मार्केट के अंदर डिफ्लेशन की सिचुएशन चल रही है। हमने लास्ट वीडियो में भी समझा था कि डिफ्लेशन की सिचुएशन कैसी होती है, जहां पे जनरल पब्लिक के पास पैसे, मनी सप्लाई जो है बहुत कम होती है। मनी सप्लाई होती नहीं है जिसकी वजह से वो डिमांड नहीं करते। मार्केट में रिसोर्सेज की सप्लाई ऑलरेडी थी, तो वहां पे क्या है, जब आप मान लीजिए शॉपकीपर हैं तो भाई जब लोग डिमांड नहीं कर रहे तो डिस्काउंट पे सेल करेंगे ज्यादा से ज्यादा। अब हर डिस्काउंट को ये मत समझ लेना कि डिफ्लेशन की सिचुएशन है। तो मनी सप्लाई नहीं थी तो डिमांड नहीं करी तो उसकी वजह से इंडस्ट्रीज में भी लोगों ने प्रोडक्शन नहीं हुई तो उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट फैला, तो उसकी वजह से डिफ्लेशन सिचुएशन इंक्रीज होगी। अब आरबीआई को, मान लीजिए आप आरबीआई गवर्नर हैं, आपको ये कंट्रोल करनी है। आपको कंट्रोल करने के लिए क्या स्टेप उठाएंगे आप? सीआरआर जो है, जहां पे पिछले सिचुएशन में 4% था, जब आपने 100 रुपीज कमर्शियल बैंक के पास सेव करवाए थे, 4 रुपीज थे, 100 रुपीज का 4% 4 रुपीज हुए जो कि आपने सीआरआर में सेव करवाए थे, तो कमर्शियल बैंक के पास 96 रुपीज बचे जो वो लैंड कर सकता था। इसी वजह से, इसी चीज को देखते हुए कमर्शियल बैंक आरबीआई ने क्या करा, 4% को डिक्रीज करके 2% कर दिया। क्यों करा? अब इसको अच्छे से समझना। जहां पे उसे 4 रुपीज सेव करवाने थे अपने पास, अब उसे 100 रुपीज का 2% 2 रुपीज होता है, जो कि उसे 4 की जगह 2 सेव करवाएगा वो। मतलब कि कमर्शियल बैंक के पास 96 की जगह 98 रुपीज हैं जो कि वो लैंड कर सकता है, लोगों को एज अ लोन प्रोवाइड करा सकता है। लोन ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, किसी भी चीज का लोन हो गया, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलेगा तो उनके पास पैसा आएगा, वो डिमांड करेंगे। मान लीजिए होम लोन लिया तो होम की डिमांड करेंगे। होम में क्या क्या चीजें लगती है मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था। एक घर को बनाने के लिए आपको ईंटें लगती हैं, आपको सीमेंट लगता है, आपको लेबर लगते हैं। लेबर का मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा इकोनॉमी में। ईंटें और सीमेंट की इंडस्ट्रीज में और डिमांड बढ़ेगी तो वो और प्रोडक्शन करेंगे, वहां पे भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो इसकी वजह से डिफ्लेशन जो है वो कंट्रोल में आ जाता है। अब वो इसका समरी हम देखें तो हमने क्या सीखा कि आरबीआई अगर जो सीआरआर को कम कर देगा तो डिफ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी। अब नेक्स्ट आपका एसएलआर पॉइंट लेते हैं। मान लीजिए एसएलआर, पहले आप वीडियो को पॉज करिए और आप माइंड में सोचिए कि एसएलआर का क्या कॉन्सेप्ट था, उसके बाद मैं आंसर देता हूं। सोच लिया? चलो, एसएलआर में हमने क्या सीखा था? एसएलआर में ये था, कमर्शियल बैंक जो है एसएलआर के अकॉर्डिंग जो उसके पास टोटल मनी है उस रेशो के हिसाब से अपने पास मनी सेव करके रखेगा फॉर इमरजेंसी पर्पस के लिए। अब उस पिछले एग्जाम्पल में एसएलआर कितना था? 4%। डिफ्लेशन की सिचुएशन चल रही है मार्केट में, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो आरबीआई क्या करेगा, एसएलआर को भी कम कर देगा। मान लीजिए एसएलआर 4 से 2% कर दिया, 2% कर दिया, तो अब जहां कमर्शियल बैंक के पास एसएलआर को सेव करने, रिजर्व करने के बाद 92 रुपीज बचे थे, वहां पे अब इसके पास 96 रुपीज बचे। सीआरआर का 2 रुपीज कट गया, एसएलआर का 2 रुपीज कट गया, कितने हुए? 4 रुपीज। 100 में से 4 गए तो 96 रुपीज। अब 96 रुपीज वो डायरेक्टली जो है मार्केट में दे सकता है, एंड वाइस वर्सा, दोनों का सेम। मार्केट में मनी सप्लाई जाएगी तो डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन होगी तो कंट्रोल हो जाएगा। अब तो म्यूजिक की तरह चलने लगा ये भी। तो नेक्स्ट क्या आ गया आपका? अब अपना आता है रेपो रेट। एक बार ध्यान से सोच के फिर आंसर अपने माइंड में करना कि यार आरबीआई को एसएलआर जो ये आपका रेपो रेट है उसे इंक्रीज करना चाहिए या डिक्रीज करना चाहिए। मान लीजिए मैं आपके जो मन में आ रहा है डाउट, इंक्रीज कर दिया, आरबीआई ने वो इंक्रीज कर दिया, तो क्या होगा? उससे पहले हम रेपो रेट का मतलब समझते हैं। रेपो रेट में क्या आता था? कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लिया करता था रेपो रेट के रेट पर। अगर जो डिफ्लेशन की सिचुएशन है जहां पे मनी सप्लाई ऑलरेडी नहीं है और कमर्शियल बैंक के लिए रेपो रेट इंक्रीज कर देगा, तो कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन नहीं लेंगे, आरबीआई से लोन नहीं लेंगे तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा नहीं आएगा, कमर्शियल बैंक के पास पैसा नहीं आएगा तो वो जनरल पब्लिक को क्या देंगे? इसीलिए आरबीआई जो है रेपो रेट डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है। पहले जो है 4% था मान लीजिए, तो उसे 4 से 2% कर देगा, ताकि कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसे ले सकें एज अ लोन शॉर्ट टर्म के लिए,
और जब कमर्शियल बैंक के पास पैसे आ जाएंगे तो कमर्शियल बैंक जनरल पब्लिक को लोन दे सके, जिससे क्या होगा, मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जो है वो स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये तीनों चीजें कंप्लीट होगी। अब रिवर्स रेपो रेट आप खुद सोचिए 2 मिनट के लिए एंड फिर मेरे को बताइए, या फिर मैं ही बताऊं? चलो मैं एक बार बता देता हूं। रिवर्स रेपो रेट में हमने क्या देखा था, रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक से पैसे लेता है, जिस रेट पे वो पैसे लेता है उसे रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, कमर्शियल बैंक ने आरबीआई को क्यों पैसे दिए, क्योंकि वो इंटरेस्ट अच्छा दे रहा था, जनरल पब्लिक उतना दे नहीं रही थी, इस वजह से उन्होंने आरबीआई को पैसे दे दिए। अब मान लीजिए जहां पे रिवर्स रेपो रेट 4% था, डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? बिल्कुल सही कहा, आरबीआई जो है इंक्रीज नहीं करेगा, आरबीआई जो है रिवर्स रेपो रेट डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा? मान लीजिए आपके पास, आपकी सिचुएशन लेते हैं, आपके पास पैसे हैं 10,000 रुपए, आप मिस्टर एक्स बोलता है कि मैं आपके पैसों के बदले आपको 3% पर महीने दूंगा, एंड आपको बोलता है वाई, वो बोलता है कि मैं आपको 6% पर मंथ दूंगा, तो आप किसे दोगे? ऑब्वियसली आप मिस्टर वाई को दोगे। ऐसे ही कमर्शियल बैंक सोचता है कि यार जहां पे आरबीआई से मेरे को 2% का इंटरेस्ट रेट आएगा रिवर्स रेपो रेट के अकॉर्डिंग, वहां पे अगर जो मैं जनरल पब्लिक को लोन लैंड करता हूं तो वहां से अच्छा खासा आ जाएगा। मान लीजिए मैंने पर्सनल लोन लोगों को दे दिया तो वहां से 12 से 14% मैं आराम से अर्न कर लूंगा। तो कमर्शियल बैंक, मैंने पहले ही बोला था ग्रीडी होता है कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक हमेशा अपना फायदा देखेगा। आरबीआई जो है वो उसे ललचाएगा, अगर जो इन्फ्लेशन होगी, डिफ्लेशन होगी, तो उसे बिल्कुल छूट देगा कि भाई आप मेरे से लोन ले लो, पर आप कमर्शियल बैंक, क्योंकि कमर्शियल बैंक जो है एज अ मिडल मैन काम करता है। अब कमर्शियल बैंक आरबीआई को देने की जगह जनरल पब्लिक को पैसा ज्यादा प्रोवाइड कराएगा, जनरल पब्लिक के पास पैसा आएगा, वो डिमांड करेंगे, मनी सप्लाई मार्केट में इंक्रीज होगी, वो डिमांड इंक्रीज करेंगे, डिमांड इंक्रीज करेंगे, प्रोडक्शन होगी, डिफ्लेशन जो है कंट्रोल में आ जाएगा। अब उससे पहले एक बार ये चार्ट देख लेना, यहां पे मैंने बता रखा है कि जब मनी सप्लाई, डिफ्लेशन में क्या होता है, मनी सप्लाई बिल्कुल नहीं होती, तो आरबीआई क्या करता है, उसे इंक्रीज करने के लिए सीआरआर को डिक्रीज कर देता है, एसएलआर को डिक्रीज कर देता है, रेपो रेट को डिक्रीज कर देता है, रिवर्स रेपो रेट को डिक्रीज कर देता है। क्यों डिक्रीज कर देता है? मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाए, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो वापस से डिफ्लेशन की सिचुएशन जो थी वो स्टेबल हो जाएगी। तो आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे जाते जाते छोड़ते जा रहा हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे डिफ्लेशन का मैंने पूरे वीडियो में बताया, मान लीजिए इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ रखी थी, एज अ आरबीआई गवर्नर आप क्या डिसीजंस लेते अगर जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ रखी होती? तो सीआरआर इंक्रीज करते या डिक्रीज करते, एसएलआर इंक्रीज करते या डिक्रीज करते, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, क्या करते इन सब के साथ? मेरे को जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट लेक्चर वैसे मैं ले सकता हूँ फिस्कल पॉलिसी के, यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में मैंने पूरा बता दिया है। वी ऑल नो दैट मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई संभालता है एंड फिस्कल पॉलिसी को गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री संभालती है। तो अगर जो आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो में फिस्कल पॉलिसी को भी अच्छे से एक्सप्लेन करूं, तो डेफिनेटली किस चीज का इंतजार, कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। सो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है एंड टाटा बाय बाय।